everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the Social Issues Current Affairs series of CBL, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे 31 जुलाई टू 6 अगस्त तक जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में आई थी या फिर कोई और स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है या पीआईबी में कोई न्यूज़ थी या फिर कोई और चीज़ें सरकार ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएट की हैं, तो वो सारी जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस स्कीम को लॉन्च करने की बात करी है। इट इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम 1.0। इस नई स्कीम में, इस नए अपग्रेडेशन में किस तरीके से इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चीज़ें लिखी थी उसको कैसे एडप्ट किया है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस समग्र शिक्षा स्कीम 1.0। इसके पीछे का हल्का सा बेसिक बैकग्राउंड प्लस इंडिया में एजुकेशन एज ए सेक्टर, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक हम करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये एक्ट हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये एक्ट जब लोकसभा ने पास किया था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था इसे, जब इसको राज्यसभा ने पास किया तब इसको डिस्कस किया हमने, और जब अल्टीमेटली इसको मार्च 2021 में प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी तब भी हमने इसको डिस्कस किया था। बट ये दोबारा से न्यूज़ में है और ये न्यूज़ में ना रहता ही रहेगा, इसीलिए आपने ढंग से तैयार करना है ताकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी आपको इसके फैक्ट्स याद हों और साथ में वो फैक्ट्स किस तरीके से आप मेंस में एनालाइज करके लिख सकते हैं कि उस प्रॉपर फैक्ट का क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस रहा, क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस रहा, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली ही एक जजमेंट पास किया है रिगार्डिंग दिस एक्ट, तो वो देखेंगे क्या है। नेक्स्ट है फूड फोर्टिफिकेशन एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। अभी कई सारे साइंटिस्ट ने FSSAI को FSSAI को एक लेटर लिखा है रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन कि भाई इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं ऑन हेल्थ एंड ऑन लाइवलीहुड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। फूड फोर्टिफिकेशन जिसका मतलब है जिसमें आपने एक प्रॉपर फूड में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए उसको मैनुअली ऐड किया ताकि आपके फूड में विटामिन्स प्लस मिनरल्स दोनों प्रेजेंट हों जो कि बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फूड फोर्टिफिकेशन एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि भाई इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट हम करेंगे मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है तो आप इस डेटा को कोट कर सकते हैं कहीं पे भी कि भाई इंडिया में कितने नंबर ऑफ मैल नरिश्ड चाइल्ड हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मेंस में रिगार्डिंग दी मैल न्यूट्रिशन मिले तो आप उसकी इंट्रोडक्शन में ये डेटा अगर कोट करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ऑफिशियल चीज़ से निकाली है ये डेटा। और ये डेटा कहता भी ये है कि इंडिया में अराउंड 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि मैल नरिश्ड हैं एंड दैट इज़ अ डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑफिशियल डेटा हम लोगों को कोट करना ही होता है हर जगह पर विच इज़ अलाउड। चलो तो ये हम लोग 4 टॉपिक्स करेंगे डिटेल में। आज शुरू करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ में समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। तो न्यूज़ में क्यों था ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 को अप्रूव कर दिया है टिल 2025 टू 2026। देखो ये जो डेटा है ना कि भाई कब तक बढ़ा दिया है, ये डेटा मे बी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन प्री में एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कब तक इसको अप्रूव किया गया है, तो वहाँ पर हल्की से ना कन्फ्यूजन होती है कि क्या पता यहाँ पर इसने ईयर के रिगार्डिंग ट्रिक लगा दी हो ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हैं कि कब तक इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है आप उसका ईयर ज़रूर ध्यान रखेंगे।
क्लियर है। और ये जो समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 है, इसमें रिसेंटली अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। अगर हम एसडीजी की बात करें तो एसडीजी 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 4 कहता है कि हर किसी को इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन शुड बी अलाउड, उनको वो मिलनी चाहिए। तो एजुकेशन का जो लेवल है वो हर किसी में सेम होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रॉपर रीजन का है या किसी प्रॉपर कास्ट का है या कोई भी चीज़ है। इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अस्क्राइब्ड कैरेक्टर। क्लियर है। तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए है कि इसको 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। 2.0 को पढ़ने से पहले देखेंगे कि जो पहले वाली 1.0 स्कीम है, समग्र शिक्षा स्कीम, इसका वैसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात तो ये लॉन्च की गई थी इन 2018 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आप ईयर ध्यान रखेंगे और अभी रिसेंटली इसको बढ़ा दिया गया है टू 2025 टू 2026। एक तो ये चीज़ है। साथ में ये जो समग्र शिक्षा अभियान है, समग्र का मतलब होता है सब कुछ मिला के। पहले क्या होता था, इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर था उसको सेग्रीगेट किया हुआ था कि भाई 1 to 5 के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता था, 5 to 8 के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जाता था, और उसके बाद जो है अलग अलग तरीके की स्कीम्स थी। इन सभी स्कीम्स को इंक्लूड करके एक करके मर्ज करके एक स्कीम बना दी गई थी, समग्र शिक्षा अभियान। क्योंकि अगर बच्चा स्टार्टिंग ऑफ दी स्कूल ईयर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर आगे आने वाली एजुकेशन क्लासेस में वो कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा। इसीलिए देयर शुड बी होलिस्टिक डेवलपमेंट कि भाई क्लास 5 शुड बी लिंक्ड विद द क्लास 11th, कि भाई स्टार्टिंग से ही बच्चे का बेस बनता रहे ताकि उसकी पूरे 12th क्लास की एजुकेशन एक कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से पूरी की जा सके। इसीलिए सभी स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, समग्र शिक्षा स्कीम। अगर हम देखें कि कौन कौन सी स्कीम्स को सबस्यूम किया गया था तो दैट वर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। ये 3 स्कीम्स थी जिनको मर्ज किया गया था अंडर दिस समग्र शिक्षा अभियान। टीचर्स एजुकेशन, जिसमें टीचर्स को बेसिकली ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको वैल्यू एडेड मटेरियल दिया जा रहा है कि आप अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, कैसे आप और तरीके से चीज़ों को बेहतर करके पढ़ा सकते हैं। तो वो सारी जो स्कीम्स हैं ये सारी की सारी समग्र शिक्षा अभियान के अंडर आ गई हैं, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू डिलीवर इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, इक्विटेबल भी होनी चाहिए, सबको इक्वली तरीके से मिले, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई हमने बोल दिया कि हर कोई एडमिशन ले सकता है बट फीस ही हम लोगों ने महीने की 3000 रख दी, तो दैट शुड बी अफोर्डेबल एज वेल। तो ये सारी चीज़ें डिलीवर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि अब क्या होगा, इट इज़ फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12th। प्री स्कूल मतलब फर्स्ट क्लास से पहले भी जो आपका ये प्ले स्कूल वाली एज है, जो यूकेजी एलकेजी है, ये वाली सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाएंगी एंड अप टू क्लास 12th। तो पूरा स्कूल एजुकेशन जो है एक ही स्कीम के अंडर आ गया है, जिसकी डेवलपमेंट, जिसकी अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ये सब कुछ इंश्योर करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर है। तो ये तो है हल्का सा बेसिक बैकग्राउंड ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम 1.0। अगर हम 2.0 की बात करें तो देखो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। पहली चीज़ ऐड की जाएगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, इसके तहत सभी बच्चों को हु आर फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, इनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, इनको फ्री स्कूल यूनिफॉर्म्स दिए जाते हैं, इनको फ्री टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, बुक्स दी जाती हैं। तो अगर उनको डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक या सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग जो मनी है, जो पैसा है, आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली ही ट्रांसफ़र कर सके, ना कि वो थ्रू स्कूल जाए कि भाई पहले स्कूल के अकाउंट में आएगा और जो फिर स्कूल है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
पहले ऐसा होता है अभी, बट रिसेंटली अभी स्कीम के अंडर देयर वुड बी अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू डायरेक्ट चिल्ड्रन, नॉट स्कूल्स एज एन इंटरमीडिएरी। तो ये भी एक चीज़ इंश्योर की जाएगी ताकि जो बच्चे हैं वो एक मोटिवेशन उनके अंदर आए कि भाई हाँ उन्हें स्कूल जाना है, ताकि इससे हमारा होगा भी क्या, ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे, हमारे ज़्यादातर बच्चे स्कूल आएंगे, चाइल्ड लेबर भी कम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये वो हॉलिस्टिकली काम करेंगी। पहली चीज़ ये ऐड की जाएगी। सेकंड है एनकरेजिंग इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे कि हमने बोला था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की जो भी रिकमेंडेशंस थी वो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे मेन कंपोनेंट, वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स यही है कि देयर वुड बी एन एनकरेजमेंट टू इंडियन लैंग्वेजेस। ज़्यादातर फोकस कहाँ होता है, भी इंग्लिश पर होता है, हिंदी पर होता है, लेकिन जिन एरियाज़ में बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आते हैं उनको एजुकेशन भी हमें प्रोवाइड करनी है इन देयर मदर टंग और इंडियन लैंग्वेजेस, ताकि बच्चे को अपनी लैंग्वेज भी आती हो, हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो, ताकि जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी हम प्रिजर्व कर सकें। ऐसा ना हो कि भाई हिंदी और इंग्लिश को प्रमोट करने के चक्कर में जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनको हम इग्नोर करते रहें, तो फिर तो मोनोपोली आ जाएगी ऑफ सेम लैंग्वेज, है ना। तो हल्का सा इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए भी एक कंपोनेंट ऐड किया गया है अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट है आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन से पहले वाला भी जो टाइम है, जैसे प्ले स्कूल की हम बात करते हैं, प्ले स्कूल स्टेज, जहाँ पर आपको मतलब बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ाया जाता बल्कि आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपको पार्क्स में ले जाया जाता है, टॉयज़ के साथ खिलाया जाता है, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो वो सब चीज़ें भी अंडर दिस स्कीम इंक्लूड होंगी। और जितने भी आपके प्री प्राइमरी सेक्शंस हैं, प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं एट गवर्नमेंट स्कूल्स, दैट इज़ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग मटीरियल्स, इंडिजिनस टॉयज़, गेम एंड प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़, इसको प्रमोट करने के लिए जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाएगी कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजो, ताकि उनका स्टार्टिंग से ही एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो एक तो ये नई चीज़ ऐड की गई है। नेक्स्ट है अपनी निपुण भारत इनिशिएटिव। निपुण भारत इनिशिएटिव हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर नॉर्मल क्रक्स निकालें इसका, तो जो निपुण भारत इनिशिएटिव था दैट इज़ टू एंश्योर द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि भाई इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 9 ईयर्स, कि भाई हर बच्चा, हर चिल्ड्रन जो कि ग्रेड 3 में हो, मतलब क्लास 3 में हो, उसको जो फाउंडेशनल लिटरेसी है या न्यूमरेसी है, जो नंबर्स हैं, ABCD है, जो हिंदी का ए आ है, वो सब कुछ उसको आता हो बाय ग्रेड 3। और हमें हर स्कूल में ग्रेड 3 तक बच्चों को सभी तरीके की लिटरेसी और न्यूमरेसी सिखानी है बाय 2026 to 27। ये है हमारा टारगेट ईयर, कि भाई बच्चे को कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आती हों, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में उसको ये दिक्कत तो ना हो कि भाई उसको पता ही नहीं है 1 कैसा दिखता है, 2 क्या है, 3 क्या है, एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इनको सिखाई जाएंगी अंडर दिस निपुण भारत इनिशिएटिव। इट इज़ द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसमें रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है ना वर्ड, मतलब बच्चे को पढ़ना तो आता है, उसको पता है कि क्या चीज़ लिखी है, बट अगर उसको वो समझ नहीं आ रही है कि भाई कहना क्या चाहता है कवि, तो फिर कैसे चीज़ चलेगी। इसीलिए चीज़ें पढ़नी भी आनी चाहिए और साथ में उनकी समझ भी उसको होनी चाहिए, और यही हमें पूरा तरीके से अचीव करना है, बिकॉज वी नो हमारे पास एक असर सर्वे है जो कि आपका NGO प्रथम निकालता है हर साल। वो ये कहता है कि जो बच्चा 5th क्लास में है उसको 2nd क्लास का मैथ्स भी नहीं आता और उसको ABCD भी नहीं आती पढ़ने, तो वो सिर्फ क्लास 5 में हो गया है उसको, लेकिन चीज़ें पता नहीं है।
तो ये बहुत बड़ी एक लिमिटेशन है इन आर एजुकेशन सेक्टर कि बच्चे नेक्स्ट क्लासेस में होते रहते हैं बट उनको पीछे का कुछ आता नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी हम कवर कराएंगे अंडर दिस निपुण भारत इनिशिएटिव, जिसमें हर बच्चे को हमें पैसे प्रोवाइड करने हैं कि वो स्कूल्स में आए, और जो पर डिस्ट्रिक्ट 10 to 20 लाख will be given for assessment for foundational literacy and numeracy, ताकि ये तो पता लगे ना कि भाई आपने निपुण भारत इनिशिएटिव के अंडर कितना काम किया है। आपने सारे पैसे ले लिया, आपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी, बट अगर आउटकम सही नहीं निकला, बच्चे नहीं सीख रहे हैं ढंग से, तो फिर इतने पैसे लगाने का फ़ायदा क्या। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि भाई दिस इनिशिएटिव शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। तो ये नई चीज़ ऐड की जाएगी अंडर दिस समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। नेक्स्ट है आपका ऑन डिजिटल इनिशिएटिव। क्योंकि हमें पता है ड्यूरिंग कोरोना काफ़ी सारे स्कूल्स बंद हैं, काफ़ी सारे क्या सारे स्कूल्स बंद थे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, ऑनलाइन एजुकेशन। बट ऐसे बच्चे जो गांव एरियाज़ में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास ना तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और ना ही उनको पता है कि भाई अगर चीज़ें उनके पास आ रही हैं वीडियोज़ के थ्रू तो उनको ऑपरेट कैसे करना है, उनको देखना कैसे है। तो ये सब चीज़ें भी इसके अंडर लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी कि देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर ICT लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स, कि भाई जो जैसे ये बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है बेसिकली आपका, इसमें आप वीडियोस दिखाना चाहो, इसमें आप एनिमेशंस दिखाना चाहो बच्चों को समझाने के लिए, आप इजीली दिखा सकते हैं इसमें। तो हर क्लासरूम में एक ऐसा बोर्ड ज़रूर होना चाहिए। बच्चों को DTH चैनल्स के थ्रू शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जैसे आपके स्वयं कोर्सेज हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना। एक स्वयं प्रभा है जिसमें पूरे 24/7 चीज़ें चलती रहती हैं ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो ऐसे ऐसे चैनल्स भी आपको थोड़े और प्रमोट करने की ज़रूरत है। अभी चलते हैं ये, बट लोगों को ना पता नहीं है इनके बारे में, इसीलिए मास अवेयरनेस शुड बी द की। तो ये चीज़ें भी हैं। तो देयर इज़ ऑल्सो एन इनिशिएटिव ऑन डिजिटल एजुकेशन, निपुण भारत पर भी फोकस। एंड लास्ट इज दी फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो खास करके 16 to 19 की एज में स्कूल में नहीं है, स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। देयर कैन बी एनी रीज़न कि भाई अब 16 साल के बाद उनको अब माँ बाप का हाथ बटाना है काम करवाने में। चाइल्ड लेबर कैन बी द रीज़न। लड़कियों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना कैन बी द रीज़न फॉर द ड्रॉप आउट्स, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए अलग रीजंस हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे स्कूल्स में से ड्रॉप आउट होकर अपने घर पर हैं, तो सरकार कह रही है कि अगर आपको स्कूल नहीं आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी एजुकेशन ज़रूर पूरी करो, बट थ्रू ओपन स्कूलिंग। तो ओपन स्कूलिंग के थ्रू करने के लिए भी पैसे चाहिए हैं, और वो सरकार प्रोवाइड करेगी हर क्लास के लिए ₹2000 टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। तो बच्चों की एजुकेशन तो कम से कम कंप्लीट हो, कम से कम 12th तो उनकी हो। तो ये भी एक फोकस है सरकार का। एंड लास्ट देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन स्किल्स एंड वोकेशनल एजुकेशन, कि भाई सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो चीज़ लिखी है थ्योरेटिकली पढ़ाने की कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उसको प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि खास करके जो आपके ड्रॉप आउट्स हैं उनको आप एजुकेशन अगर दे रहे हैं तो दैट शुड बी स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग, कि भाई अपने लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए वो उस चीज़ का यूज़ कर सके, उसको अपनी अर्निंग करने के लिए उसको यूज़ कर सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 में नई है, जो कि 1.0 में नहीं थी। तो आपको हल्का सा डिफरेंस क्लियर है कि भाई हाउ 2.0 स्कीम इज वे बेटर देन दी 1.0 स्कीम। और साथ में जो बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि कौन सा इनिशिएटिव कौन चलाता है, क्या टारगेट ईयर है, ये अपने को क्लियर है। चलो नेक्स्ट है और नोटेबल फीचर्स क्या हैं इसके समग्र शिक्षा 2.0 के, जैसे कि इसमें प्रोविजन फॉर बैगलेस डेज, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, इंटर्नशिप विद लोकल आर्टिसंस, करिकुलम एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स,
एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। मतलब वही है जैसे क्रक्स हमने पहले निकाला कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो चीज़ लिखी है उनको पढ़ने की बजाय आपको बच्चों को कुछ ना कुछ हफ्ते में बैगलेस डेज होने चाहिए कि बच्चे बैग नहीं लेकर आएँ, सिंपल स्कूल आएंगे और चीज़ें अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखेंगे। तो उससे भी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें तेज़ी आती है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, इंटर्नशिप विद लोकल आर्टिसंस, अगर किसी बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो फिर उस एरिया में जो भी अच्छा पेंटर है उसके साथ उसको काम करवाओ, उसके साथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करो ताकि बच्चे को भी कुछ जानने को मिले। किसी का अगर शौक कारपेंटिंग करना है तो उसको भी उसके साथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करो। तो मतलब जिस बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, उसकी स्किल को बढ़ाया जाए। तो ये हल्के से नोटेबल फीचर्स हैं। साथ में जो है सपोर्ट फॉर सोशल ऑडिट, हर साल कम से कम उस एरिया के 20% स्कूल्स का सोशल ऑडिट किया जाएगा। सोशल ऑडिट का मतलब होता है कोई भी अगर स्कीम, जैसे कि ये वाली है समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, इसका बेसिकली सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या जिस चीज़ के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वो उसको अचीव कर पाया और क्या आउटकम्स निकले उसके, बच्चे ने इस चीज़ों को सीखकर सोसाइटी को सुधारने में किस तरीके से अपना योगदान प्रोवाइड किया। तो सोशल ऑडिट का मतलब यही है कि आपकी किसी भी स्कीम की वजह से सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इज इट नेगेटिव और इज इट पॉजिटिव। अब एजुकेशन है, अगर आप अच्छी प्रोवाइड करोगे सोसाइटी पर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो इसीलिए हर स्कूल का जो है ऑडिट होना चाहिए कि स्कूल की वजह से कितने बच्चों को एजुकेशन मिली है। तो एक तो ये चीज़ हल्की सी ध्यान रखेंगे। और लास्ट में देयर इज अ प्रोविजन फॉर द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बेसिकली कि अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड आपका ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स नहीं होगा कि भाई आपने मैथ का पेपर दिया, आपके 100 में से 90 आए, सोशल साइंस में आपके 100 में से 55 आए, कितने भी आए अच्छे ही आए होंगे, लेकिन आपकी सिर्फ वैल्यू मार्क्स के बेसिस पर नहीं की जाएगी सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, बल्कि आपको जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉग्निटिव स्किल्स। आपको कितनी चीज़ें याद हैं, आप चीज़ों को कैसे एनालाइज करते हैं, चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, समझते किस तरीके से हैं। तो वो जो भी लर्न कैपेबिलिटीज़ हैं कॉग्निटिव में आ गई आपकी, जो आपकी अफेक्टिव हैं, आपका इमोशनल एस्पेक्ट, उसकी बेसिस पर भी आपको जज किया जाएगा कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। अगर कोई सिचुएशन आपको दी जाए तो आपका रिएक्शन कैसे होगा, दैट इज़ द अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ योर्स। एंड साइकोमोटर डोमेन्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। जो भी चीज़ें हैं कि साइकोमोटर डोमेन्स में आपकी हर तरीके की जो डेवलपमेंट है ना उसको बेसिकली मेजर किया जाएगा, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। तो दिस विल इंश्योर द होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड। तो ये भी कुछ नोटेबल फीचर्स हैं ऑफ दिस समग्र शिक्षा स्कीम 2.0। तो आपने जब भी इस स्कीम को एनालाइज करना है तो आपने कुछ इसके पॉजिटिव इवैल्यूएशन करनी है और कुछ आपने इसकी नेगेटिव इवैल्यूएशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी व्हेन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली काम करेंगी और जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ किया जाएगा। पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी कि भाई बच्चों को लेबर करवाने की बजाय आप इनको स्कूल्स में दाखिला दिलवाओ। तो वो सारी जो चीज़ें हैं अगर वो इकट्ठी होंगी तभी जाकर इस पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन लेवल अच्छा होगा। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इस चीज़ को क्लियर करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक विमेन को जो कि 22 वीक्स की प्रेग्नेंट थी उनको अबॉर्शन करने का अलाउ कर दिया है, क्योंकि देयर वाज सम मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज इन फीटल। जो बच्चा था अगर पैदा हो जाता तो फिर उसकी लाइफ बहुत ईजी नहीं होती। देयर वाज सम मल्टीपल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। तो इस बेसिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 वीक्स प्रेग्नेंट विमेन को अबॉर्ट करने का डिसीजन दे दिया। तो ये तो है हमारी न्यूज़। बट
अगर हम पीछे की बेसिक बैकग्राउंड देखें कि किस बेसिस पर इस डिसीजन को लेकर आया गया है और जो MTP एक्ट 1971 था वो कैसे डिफरेंट है आपका 2021 से, तो हल्का सा आपने देखना है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 वीक्स प्रेग्नेंट विमेन को अबॉर्ट करने का अधिकार दिया है ना, जबकि जो आपकी लिमिट है दैट इज 20 वीक्स, द सीलिंग ऑफ 20 वीक्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बियॉन्ड विच अबॉर्शन ऑफ अ फीटस इज स्टैट्यूटरीली इम्परमिसिबल। वो अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, एक्ट में क्या लिखा है, वो सब देखेंगे अभी। चलो अगर हम कंपेयर करें तो MTP एक्ट 1971 एंड MTP एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021, ये भी अब एक्ट बन चुका है बिकॉज प्रेसिडेंट ने इसको अपनी एसेंट दे दी है। अगर हम 1971 से पहले की बात करें तो 71 से पहले अबॉर्शन वॉज इलीगल। किसी भी कंडीशन में आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट फिर सोसाइटी के लोगों ने, NGOs ने काफ़ी प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है ऑफ ए विमेन दैट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट विमेन, इसीलिए अबॉर्शन का राइट हर विमेन को होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सम सर्टेन कंडीशंस। क्लियर है। अगर हम देखें 1971 वाला तो इसमें जो इंडिकेशंस थी पहली, ओनली अप्लाइज टू मैरिड विमेन, सिर्फ और सिर्फ मैरिड विमेन ये बोल सकती थी कि देयर वाज सम कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, इसीलिए मेरे को अबॉर्शन करवाना है, तो उसको वो चीज़ें अलाउ कर दी जाती थी। बट फॉर द अनमैरिड विमेन दैट वाज नॉट अलाउड। इसीलिए 2021 का जो एक्ट था उसमें इस चीज़ को ठीक करते हुए अनमैरिड विमेन आर ऑल्सो कवर्ड इफ देयर इज सम फेलियर इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो वो भी अब अबॉर्शन करवा सकती है। तो ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों एक्ट्स में। पहले वाले एक्ट में 71 वाले में जो जेस्टेशनल एज लिमिट थी कि भाई 20 वीक्स फॉर ऑल इंडिकेशंस, मैक्सिमम 20 वीक्स तक आप अबॉर्शन करवा सकते थे, जिसमें अगर 12 वीक्स है, 12 वीक से कम है तो फिर आपको सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसकी कंसल्टेशन के बाद यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड। और अगर 12 to 20 वीक्स थे तो यू नीड 2 RMPs की कंसल्टेशन। अगर ये हाँ कर देते हैं दोनों तभी यू कैन अबॉर्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट अबॉर्ट। लेकिन 20 वीक्स के बाद चाहे कुछ भी हो जाए यू कैन नॉट अबॉर्ट द चाइल्ड। इसी चीज़ को ठीक करने के लिए MTP 2021 लेकर आया गया, जिसमें क्या किया गया कि भाई अब अप टू सिर्फ 20 वीक्स, अप टू 20 वीक्स ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ 1 RMP इज रिक्वायर्ड एंड 20 to 24 वीक्स के लिए 2 RMPs की कंसल्टेशन इज अलाउड। और अगर फिर भी 24 वीक के बाद भी कोई भी अगर रेप सर्वाइवर है, विक्टिम ऑफ इंसेस्ट है, वो भी चाइल्ड को अबॉर्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जो जेस्टेशन लिमिट पहले 20 वीक्स थी, अब कितना कर दिया गया उसको 24 वीक्स कर दिया गया फॉर रेप सर्वाइवर्स एंड फॉर सम विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट। और अगर 24 वीक्स के बाद भी आपको अबॉर्शन करवाना है तो देयर शुड बी सम कंडीशंस कि भाई देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। तो अगर यही कंडीशन है तो आप करवा सकते हैं अबॉर्ट, बट उसमें भी आपको जो भी हर स्टेट में मेडिकल बोर्ड प्रेजेंट होगा उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही आप अबॉर्ट करवा सकते हैं। खुद की मर्जी नहीं है उसमें। 24 वीक्स के बाद डिसीजन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि भाई किस तरीके से ये वाला एक्ट इस वाले एक्ट से डिफरेंट है। और जो 24 वीक्स वाली जेस्टेशन है ना, वो स्पेसिफिकली आपकी रेप सर्वाइवर्स के लिए है। क्योंकि होता क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं फॉर टेकिंग द अप्रूवल फॉर अबॉर्शन, और उस चक्कर में ये लिमिट ब्रीच हो जाती है 20 वीक्स 24 वीक्स। इसीलिए अगर आप रेप सर्वाइवर हैं तो आपको कहीं पर भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
you can easily abort the child up to 24 weeks. अराउंड 6 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी है उसमें भी आप चाइल्ड को अबॉर्ट करवा सकते हैं. बट जो है आपको ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ दिस एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्ट. ये तो हो गया आपका प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से कि भाई किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब आप इस जो ये एक्ट है 2021 वाला, इसको आपको एनालाइज करना है कि भाई क्या ये एक्ट सही है और क्या ये एक्ट गलत है. सही गलत की तो हम बातें नहीं करेंगे, नथिंग इज़ ब्लैक और वाइट, एवरीथिंग इज़ इन ग्रे. इसीलिए जो भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं गलत हैं या फिर सुधारी जा सकती हैं, उसके लिए आप सजेशंस दे देंगे. यही अपना काम है कि लास्ट में अगर कंक्लूजन हम लिखें तो देयर शुड बी सम वे फॉरवर्ड रादर देन द क्रिटिसिज्म, है ना. तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई और क्या क्या इश्यूज हैं विद इन दिस एक्ट, तो फर्स्ट है आपका डिफरेंट ओपिनियंस ऑन टर्मिनेशन. एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है कि जो विमेन है उसके पास बॉडीली ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बच्चा रखना है कि नहीं करना है दैट शुड बी द डिसीजन ऑफ अ विमेन. लेकिन एक सेक्शन ये कहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, इट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड हेंस शुड प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस. इसीलिए जो अबॉर्शन का अप्रूवल है वो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज पूरी लाइफ को, मतलब कोई भी अगर लाइफ है चाहे वो पैदा हुई है नहीं हुई है, उसकी प्रोटेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट. तो हल्का सा इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ विमेन एंड ऑफ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये आप हल्का सा ये इशू है, इसमें चीज़ें देख लेंगे इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका नॉट अलाउड बियॉन्ड 24 वीक्स. 24 वीक्स के बाद आप अबॉर्शन सिर्फ तभी करवा सकते हैं जब देयर इज सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज, अदरवाइज यू कैन नॉट अबॉर्ट द चाइल्ड इवन इफ यू वांट टू. तो ये जो चीज़ है ये भी रोकती है एज अ राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हैव लाइफ. तो ये भी एक इशू है. और दिस इम्प्लाइज दैट फॉर अ केस रिक्वायरिंग अबॉर्शन ड्यू टू रेप दैट एक्सीड्स 24 वीक्स, राइट टू प्रिवेसी के अलावा अगर हम नॉर्मल रेप सर्वाइवर्स की भी बात करें तो उसमें भी अबॉर्शन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 24 वीक्स तक है. उसके बाद उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है इफ़ देयर इज़ नो सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज़. इसीलिए 24 वीक्स के बाद क्या अबॉर्शन नहीं करवा सकते इवन इफ विमेन वांट्स. तो ये भी एक इशू है, इसको भी हल्का सा टैकल करना है हमें. नेक्स्ट है आपका अबॉर्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय डॉक्टर्स. ये एक्ट में एक्ट की लिमिटेशन नहीं है, बल्कि एक्ट ने तो स्पेशली कहा था कि द अबॉर्शन शुड बी परफॉर्म्ड ओनली बाय डॉक्टर्स विद स्पेशलाइजेशन इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेरिक्स. इसका मतलब जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होंगे सिर्फ वही अबॉर्शन करेंगे. लेकिन बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, खास करके रूरल एरियाज़, रिमोट एरियाज़, स्लम एरियाज़, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है. इसीलिए विद हाइजीन, विद सैनिटेशन अबॉर्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल काम है. तो ये भी एक इशू है कि भाई डॉक्टर्स कम से कम प्रोवाइड तो करवाओ अगर आपने ये चीज़ लिखी है तो. और ये रिपोर्ट भी कहती है कि 75% शॉर्टेज ऑफ सच डॉक्टर्स. तो ये हल्का सा एक और इशू है. तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम इस एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें. क्लियर है. तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी कि आपके बेसिकली व्यूज़ क्या हैं ऑन अ पर्टिकुलर एक्ट. प्रीलिम्स के लिए आपको हल्का सा जो फैक्चुअल पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए. कोई भी एक्ट हो, चाहे वो मटर्निटी बेनिफिट एक्ट हो, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो, चाहे ये वाला एक्ट हो, सरोगेसी एक्ट हो, इनके जो बेसिक प्रोविजंस हैं ना कि भाई इनका क्रक्स क्या है, ये क्यों लेकर आए गए, इनकी ज़रूरत क्या थी, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ क्यों लेकर आई गई, इसका मतलब हमें ये पता है कि इससे पहले क्या क्या लकुनास थे इन दैट सोसाइटी. तो हमें वो पता है तो हमें एक्ट के प्रोविज़न भी पता होंगे कि किस लकूना को फिल करने के लिए हमने एक्ट्स में प्रोविजंस डाले हैं. तो आपको हल्का सा नहीं रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर तब आपको चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी कि ये एक्ट क्यों लेकर आया गया, इसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया.
सोसाइटी इवॉल्व कैसे हो रही है, कैसे ये ट्रांजिशनल फेज से मॉडर्नाइज सोसाइटी की तरफ जा रही है। तो ये आपको अगर ट्रांजिशन क्लियर होगी तो ये चीज़ें भी बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी। चलो, अच्छा, वे फॉरवर्ड वही है कि भाई गवर्नमेंट नीड्स टू इंश्योर दैट ऑल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स शुड बी फॉलोड, तभी ये चीज़ें इंप्लीमेंट ढंग से हो पाएंगी। द क्वेश्चन ऑफ अबॉर्शन नीड्स टू बी डिसाइडेड। देखो, अगर आपने कोई अबॉर्शन का केस डिसाइड करना ही है तो फिर बेसिस क्या क्या होंगे? द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक तो वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, साथ में वो विमेन जो उसको कैरी कर रही है, उसके ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड साइंस, कि क्या अभी अबॉर्शन करना फीमेल की हेल्थ के लिए भी सही है या नहीं है। तो क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट इतनी तेज हो चुकी है कि क्या हम 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करवा पाए? तो उस बेसिस पर आप जज करेंगे। एंड इन स्टेप्स विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो सभी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तभी जाकर आप डिसीजन ले पाएंगे कि अबॉर्शन शुड बी अलाउड और नॉट, चाहे वो 24 वीक्स के बाद हो, चाहे वो 24 वीक्स के पहले हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिकली वे फॉरवर्ड है। जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं टू मेक दिस एक्ट बेटर इन मैनर। चलो, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस। पहली बात तो न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने फसाए कोई लेटर लिखा कि भाई फूड फोर्टिफिकेशन से लोगों की हेल्थ और उनकी लाइवलीहुड दोनों को ही नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा। और उन्होंने लेटर क्यों लिखा? बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, ये कोशिश इनकी ये रही है कि भाई जो फूड फोर्टिफिकेशन की प्रैक्टिसेस हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि आपकी जो मैलनरिश्ड पॉपुलेशन है, जिसमें विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है उनकी बॉडी में, तो फिर उस चीज़ों को पूरा किया जाए, ताकि जो सरकार है अपना टारगेट, जिसमें उसने बोला है कि हम जो भी स्टंटेड चिल्ड्रन हैं, वेस्टेड चिल्ड्रन हैं, अनेमिक विमेन हैं, उन सभी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। तो इसीलिए देयर वाज अ मोर फोकस ऑन दी फूड फोर्टिफिकेशन। और जो क्योंकि ये अगर लेटर लिखा गया है, अगर इसको मान लिया जाता है तो इससे होगा क्या? इट विल बी अ पुश बैक अगेंस्ट द सेंटर्स प्लान टू मैंडेटोरिली फोर्टिफाई राइस एंड एडिबल ऑयल्स विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने ये सब बातें करनी तो हैं, बट व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन, कितने तरीके की ये होती हैं, तो वो देख लेते हैं एक बार। उसके बाद आपको क्लियर होगा कि भाई क्या क्या इश्यूज होंगे इस फूड फोर्टिफिकेशन में। चलो, पहले हम देखेंगे व्हाट इज फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन इज ऑफ टू काइंड्स। देखो, इसमें क्या है फूड फोर्टिफिकेशन में कि मान लो कोई भी राइस है, उसको हम लोगों ने एज अ प्लांट उगाया, उसमें से चावल निकाले, प्रोसेस्ड किया उनको और तब मार्केट में भेजा। यही एक पूरा प्रोसीजर है क्रॉप से लेकर मार्केट तक आने का। लेकिन इस क्रॉप में ना, राइस में ना तो विटामिन्स प्रेजेंट है सफिशिएंट मात्रा में, ना ही मिनरल्स प्रेजेंट हैं। डिफरेंट तरीके के राइस होते हैं। आपने देखा होगा कई चावल बहुत महंगे हैं, कई चावल बहुत सस्ते आ जाते हैं। जो सस्ते चावल हैं इसका मतलब उनमें विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादा नहीं है, और जो हल्के से महंगे वाले हैं उनको क्रॉप लगाने टाइम में ही काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस्ड तरीके से लगाई गई हैं ताकि उनमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी ना हो। और अगर पॉपुलेशन उसको खाए, मतलब कोई भी पर्सन उसको अगर खाए तो उसकी बॉडी में विटामिन्स थोड़े से ज़्यादा प्रेजेंट हों, जितना कि हमारी पूरी बॉडीली फंक्शन के लिए ज़रूरी है। तो ये है कि भाई आपने क्या करना है, किसी भी क्रॉप में विटामिन्स और मिनरल्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। बट वो बढ़ाना कैसे है, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका है बढ़ाने का, इट इज़ दी बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन एंड अदर काइंड ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड।
ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फूड। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? ड्यूरिंग दी प्लांट ग्रोथ, कि भाई जब आपने क्रॉप लगाई है, ये पौधे हैं, ये प्लांट हैं राइस के, या तो आपने कोई ना कोई ऐसा जीन इस प्लांट में इंसर्ट कर दिया जिसकी वजह से इस प्लांट का विटामिन का लेवल और मिनरल का लेवल बढ़ गया, या तो आपने क्या करी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी। तो ये तो है आपकी बायोफोर्टिफिकेशन ड्यूरिंग दी प्लांट ग्रोथ। लेकिन जब आपने प्लांट ग्रोथ कर लिया है बट उसने आपने जीन नहीं इंसर्ट किया था कोई भी, बट फिर भी आपको फोर्टिफिकेशन करनी है, तो जब आप उस फूड को, जब आप उस क्रॉप को प्रोसेस करेंगे, तब अगर आपने उसके अंदर विटामिन्स ऐड कर दिए हैं, मिनरल्स ऐड कर दिए हैं, तब आप उसको क्या बोलेंगे? फूड फोर्टिफिकेशन ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ फूड। प्रोसेसिंग किसी भी चीज़ की, आपने जो दूध है उसे घी बनाया है, तो जब ये घी बनाने की प्रोसीजर है, दैट इज दी प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाना विद द सेम प्रोडक्ट। तो जब आप चीज़ें बना रहे हैं, तब अगर आपने उसमें चीज़ें ये ऐड करी हैं, तो दैट इज फूड फोर्टिफिकेशन ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग ऑफ फूड। तो दो तरीके की ही आपको क्लियर है इसके पीछे का साइंस बिहाइंड। अब हमें देखना है कि भाई इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया की जो पॉलिसी है वो क्या है रिगार्डिंग द फूड फोर्टिफिकेशन। अगर हम देखें WHO क्या कहता है फोर्टिफिकेशन के बारे में? WHO कहता है फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली, जानबूझ के, increasing the content of essential micronutrients so as to improve the nutritional quality of the food supply and to provide a public health benefit with minimal risk to health। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि भाई हमारे देश में जो हंगर है वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बच्चों में अंडर नरिशमेंट की हम बात कर लें कि भाई कईयों को तो जो है फूड अवेलेबल ही नहीं है, द फूड इज नॉट अवेलेबल टू देम। बट कई ऐसे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं जिनको फूड अवेलेबल तो है बट वो फिर भी हंगर से पीड़ित हैं, फिर भी जो उनकी बॉडी है वो ढंग से काम नहीं कर पाती, एनर्जी लेवल नहीं आ पाता उतना ज़्यादा, है ना। इंसान खाना क्यों खाता है? फॉर दी एनर्जी। आपने खाना खा भी लिया बट फिर भी एनर्जी नहीं आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई खाने में। तो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड द हिडन हंगर। हिडन हंगर, जहां पर आपको खाना तीनों टाइम अवेलेबल तो है बट फिर भी आपकी बॉडी में एफिशिएंसी नहीं है काम करने की, बिकॉज आपने जो खाना खाया है उसमें विटामिन्स, उसमें मिनरल्स जो कि आपकी पूरी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को खाना मिल भी रहा है, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर। इसीलिए इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए WHO ने कहा है कि अगर आप जानबूझकर इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं इन अ डिफरेंट क्रॉप, तो फिर आप उसको बोलेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें आपको दिया हुआ है कि बायो फोर्टिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल फूड फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट लेवल इन क्रॉप ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ, एंड जो आपका कन्वेंशनल है उसमें थ्रू मैनुअल मीन्स, आपने खुद से अपने हाथ से उसके अंदर चीज़ें एडअप करी हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द क्रॉप। तो ये बेसिकली इशू क्या है, फूड फोर्टिफिकेशन है क्या, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, कन्वेंशनल फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, ये अपने को क्लियर है। अगर हम अब न्यूज़ पर आए कि भाई साइंटिस्ट ने जो लेटर लिखा है कि भाई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, वो क्या है वो देखते हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई पहला है इनकंक्लूसिव एविडेंस। द एविडेंस सपोर्टिंग फोर्टिफिकेशन इज इनकंक्लूसिव, certainly not adequate before major national policies are rolled out। जो डिफरेंट कंट्रीज हैं ये पॉलिसीज लेकर आ रही हैं कि भाई आपके देश, मतलब अपने कंट्री में हम लोग जो क्रॉप है उसकी फोर्टिफिकेशन करेंगे ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को हम पूरा कर सकें। तो ये तो है थ्योरी, लेकिन इस थ्योरी के पीछे का कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि कंक्लूसिव हो।
तो अगर आपको पूरी कंट्री वाइड अगर चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है तो यू शुड हैव सम वेरी ठोस सबूत, बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस होने चाहिए आपके पास। और अगर नहीं है तो अभी रुक जाओ, पॉलिसी इंप्लीमेंट मत करो, क्योंकि ये बेसिकली है पूरी एक ट्रिक हो सकती है ऑफ डिफरेंट फूड कंपनीज, कि भाई कई सारी स्टडीज बताती हैं दैट टू प्रमोट फोर्टिफिकेशन आर स्पॉन्सर्ड बाय फूड कंपनीज who would benefit from it leading to conflict of interest। कई सारी फूड कंपनीज है जिनके पास रिसर्च का पैसा है, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस डोमेन में करी हैं, तो सारे इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे कि भाई इस क्रॉप की फोर्टिफिकेशन आप करो। इसीलिए देयर इज सम एप्रीहेंशंस, डर है दिमाग में ये कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ फूड कंपनीज को ही बेनिफिट करेगा या फिर पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा, और क्या सच्ची में जो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स हैं उनमें विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, या फिर सिर्फ दिखाई जा रही है चीज़। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई पहले आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओ, उसके बाद ही कोई पॉलिसी निकालना। एक तो ये इनको डर है। सेकेंड डर है हाइपर विटामिनोसिस, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई हर क्रॉप में विटामिन की कमी है, हर क्रॉप में मिनरल की कमी है, तो अगर आप हर क्रॉप को फोर्टिफाई करेंगे तो अल्टीमेटली देयर वुड बी सिचुएशन कॉल्ड हाइपर विटामिनोसिस। आपकी बॉडी में जितना विटामिन चाहिए था उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, वो भी नुकसानदायक है। उससे हो क्या सकता है इफ़ मोर नंबर ऑफ विटामिन आर प्रेजेंट? ओवर एक्साइटमेंट, इरिटेबिलिटी, इवन टॉक्सिसिटी। आपकी बॉडी की ग्रोथ को ये रोक सकता है, आपकी मतलब जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट कैन लेड टू हाइपर विटामिनोसिस। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जिसमें हम बात करते हैं कि जो केमिकल फोर्टिफिकेशन है, हम जो केमिकल्स हैं वो ऐड करते हैं टू इंक्रीज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इज दैट न्यूट्रिएंट्स डोंट वर्क इन आइसोलेशन बट नीड ईच अदर फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। ऐसा नहीं होता कि भाई विटामिन सी की कमी तो विटामिन सी की गोलियां दे दी, उसमें ऐड कर दिया, आयरन की कमी है तो आयरन उसमें ऐड कर दिया। जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में वो डिफरेंट विटामिन के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है तो फिर यू नीड विटामिन डी, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्प्शन करनी है तो फिर यू नीड कैल्शियम। तो जब ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तभी दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री एक डेवलपमेंट आपकी बॉडी में हो रहा है। इसीलिए सिर्फ एक विटामिन को ऐड कर देने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं। इसीलिए आपको जो फोर्टिफिकेशन का एक मेथड है, इट कैन बी जस्ट टेम्पररी मेथड, इट कैन नॉट बी परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड क्या होगा कि आपके जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स आप बढ़ाओ, आपके जो प्लांट है उसकी जो एक ब्रीड है, जो स्पीशीज़ है उसको अच्छा करो। आप जो पुरानी जो बेकार स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की आप उनको मत लगाओ, है ना। तो इस तरीके से आप फोर्टिफिकेशन करो, ना कि आपने पहले क्रॉप बेकार लगा दी उसके बाद आपने चीज़ें ऐड कर दी। दैट इज़ जस्ट टेम्पररी, ये बस जुगाड़ है। परमानेंट तभी होगा जब स्टार्टिंग से पॉलिसीज ढंग से बनाई जाएंगी। तो अल्टीमेटली यही है कि भाई न्यूट्रिएंट्स डोंट वर्क इन आइसोलेशन बट नीड ईच अदर फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। ऑल्सो एक स्टडी है जो ये कहती है आयरन फोर्टिफिकेशन कॉजिंग गट इन्फ्लामेशन एंड पैथोजेनिक गट माइक्रोबायोटा प्रोफाइल इन अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, कि जिस भी क्रॉप में आपने आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए केमिकली आयरन ऐड किया था, उस क्रॉप को खाने के बाद, उस फूड को खाने के बाद जो डिफरेंट हमारी बॉडी में जो पेट में स्टमक में बैक्टीरिया होता है विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, गट बैक्टीरिया हम इसको बोलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिली कि भाई अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपने आयरन डाल दिया, बट आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ और विटामिन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए थे। तो आप सब कुछ तो ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए परमानेंट मेथड इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्पीशी ऑफ अ प्लांट एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल, लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मोर यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको करनी है
तभी आपका जो प्लांट डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, है ना। अच्छा, और क्या कहते हैं ये, और कहते हैं कार्टेलाइजेशन। जैसे कि हमने बोला कि फूड कंपनीज की ट्रिक तो नहीं है, तो अगर ये ट्रिक है भी तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास ये रिसर्च का लाइसेंस है या रिसर्च करने के पैसे हैं। तो फोर्टिफिकेशन अगर हर चीज़ में मैंडेटरी कर दी जाती है तो अल्टीमेटली होगा क्या कि भाई सिर्फ कुछ कंपनीज ही ऐसी हैं जो उस पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगी, और इसकी वजह से जो आपके स्मॉल लेवल पर प्रेजेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तो जो बाहर की कंपनीज इंडिया में आएंगी, बिकॉज दे हैव मोर रिसर्च एबिलिटीज, दे हैव मोर फंडिंग पावर्स, दे विल ओवर पावर द इनफॉर्मल एंड स्मॉल माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये इट विल लेड टू कार्टेलाइजेशन, जो कि कई सारी कंट्रीज में देखा भी गया है। यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन फोर्स्ड टू फाइन दीज कंपनीज फॉर सच बिहेवियर, कि भाई कंपनी सिर्फ हमारी ही रहेगी, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज ही रहेंगी और किसी नई कंपनी को एंटर नहीं करने दिया जाता। एक परफेक्ट कंपटीशन की जो फीलिंग है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है बिफोर यू रोल आउट अ नेशनल पॉलिसी फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट और कह रहे हैं डिक्रीज वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड, कि भाई अगर आप फोर्टिफिकेशन को अलाउ कर रहे हैं तो जो नेचुरल फूड है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज डाइटरी डाइवर्सिटी वॉज अ हेल्थियर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे टू फाइट मैल न्यूट्रिशन। डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब आप आटा भी खा रहे हैं, आप चावल भी खा रहे हैं, आप मक्के की रोटी भी खा रहे हैं, है ना, और बाजरा खा रहे हैं और डिफरेंट तरीके की पल्सेस खा रहे हैं। ये जो डाइटरी डाइवर्सिटीज़ है ये ज़रूरी है मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ फूड फोर्टिफिकेशन। साथ में ये भी कह रहे हैं कि वंस आयरन फोर्टिफाइड राइस इज सोल्ड as the remedy to anemia, the value and choice of naturally iron rich food like millets, varieties of green leafy vegetables, flesh foods, ये सब कम हो जाएंगे। एक तरफ है आपका नेचुरल फूड जिसमें जैसे मिलेट्स हैं, जवार, बाजरा, रागी, आपके फ्लैश फूड्स हैं, मीट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें आयरन है, एक जगह ये है। दूसरी जगह है एक ऐसा क्रॉप जिसमें आयरन हम लोगों ने फोर्टिफाई करके उसमें ऐड किया है, दोनों में आयरन हैं। अगर आप फोर्टिफिकेशन फूड को प्रमोट करते हैं तो जो नेचुरल वाले फूड्स हैं उनको इग्नोरेंस फील होती है। इग्नोरेंस फील होगी तो अल्टीमेटली जिस फार्मर ने वो लगाए हैं उसको भी नुकसान पहुंचेगा, लोग खरीद नहीं रहे, मार्केट में इन कंपनीज के द्वारा निकाले गए प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, दिखने में ये अच्छे हैं, इनकी ब्रांडिंग अच्छे से कर रखी है इन्होंने, एडवर्टीजमेंट्स इन लोगों ने काफ़ी अच्छी करी टीवी चैनल्स पे, तो लोग अब खरीद क्या रहे हैं, ये वाले डब्बे वाले फूड जो नेचुरल है वो खरीद नहीं रहे। तो इसीलिए अल्टीमेटली होगा क्या, देयर वुड बी सम डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड, दैट इज़ वन ऑफ द इश्यूज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट ने कहा है, डिक्रीज वैल्यू ऑफ नेचुरल फूड, कार्टेलाइजेशन बाय कंपनीज, टॉक्सिसिटी इन फूड, हाइपरविटामिनोसिस एंड इनकन्क्लूसिव एविडेंसेस। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो कि आपको हल्का सा ध्यान में रखनी है। चलो, अगर हम बात करें इंडिया में गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकन। फर्स्ट है आपका फसाई रेगुलेशन। फसाई ने क्या किया है, बेसिकली फसाई इज द बॉडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बेसिकली फूड में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम है, सोडियम है, कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर कंटेंट है, इन सबको ये रेगुलेट करता है ताकि जो पूरी पॉपुलेशन है उसको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना झेलने पड़े बाय ईटिंग अ फूड। पहले से ही वो चीज़ें क्लियर करके चलते हैं। तो ये जो फसाई है इसने रेगुलेशन पास की थी 2016 में कि भाई जो आपके व्हीट फ्लावर, गेहूं का आटा और चावल हैं, इनको आपको फोर्टिफाई करना है विद आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, और जो मिल्क एंड एडिबल ऑयल है उनको करना है विटामिन A और D से फोर्टिफाई, और जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट है उसमें है आपका विद आयोडीन एंड आयरन।
तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि फसाई ने कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स पर फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दी थी। तो आप ध्यान रखेंगे, व्हीट फ्लोर, राइस, मिल्क एंड एडिबल ऑयल, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, और किस किस चीज़ से इसको फोर्टिफाई किया है ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस पर से क्वेश्चन इजीली बन सकता है। दिस इज वन ऑफ द रेगुलेशन दैट फसाई हैज बीन इशूड। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी। इंडिया की जो नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी है 2017, उसमें जो फूड फोर्टिफिकेशन है इसको वन ऑफ द कंपोनेंट रखा गया है टू फाइट विद अनीमिया, टू फाइट विद आयोडीन डेफिशिएंसीज, टू फाइट विद विटामिन ए डेफिशिएंसीज। और इसके साथ और क्या चीज़ें हैं, दैट सप्लीमेंटेशन एंड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, कि अलग अलग तरीके की डाइट्स आपने फॉलो करनी है। तो फूड फोर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स जिसको प्रमोट करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज की गई है। एंड वन इज द मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च किया था आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंटल बोर्ड NDDB, कि भाई एज अ पायलट प्रोजेक्ट कि हम लोग जो मिल्क है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी फोर्टिफाई करके बेचेंगे ताकि लोगों की बॉडीज़ में इन विटामिन की कमी पूरी की जा सके। तो ये है आपकी गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस जहां पर सरकार ये बताती है कि हम लोगों ने फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से आपको फूड फोर्टिफिकेशन वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पता होने चाहिए। पॉजिटिव्स तो आपको पता ही है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, आपकी मैल नरिशमेंट खत्म होगी, अंडर न्यूट्रिशन खत्म होगा, वो पॉजिटिव्स तो हैं ही हैं। और साथ में गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स रिगार्डिंग दी फोर्टिफिकेशन। तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया। रिसेंटली जो रिपोर्ट निकाली गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने बोला है मोर देन 9.2 लाख चिल्ड्रन, अराउंड 10 लाख भी याद कर सकते हो, अराउंड 9 लाख भी याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अराउंड 9 to 10 लाख जो बच्चे हैं इंडिया में, दे आर सिवियरली अक्यूट मैल नरिश्ड। सिर्फ मैल नरिश्ड नहीं बल्कि सिवियरली अक्यूट, जो मैल नरिशमेंट का लेवल है ये बहुत ज़्यादा है ऐसे 9.2 लाख चिल्ड्रन में। और साथ में हमें ये देखना है कि भाई जो कोविड-19 है उसकी पेंडेमिक ने किस तरीके से मैल नरिशमेंट को बढ़ाया है और लोगों की हेल्थ और उनके न्यूट्रिशन को डिक्रीज किया है बेसिकली। तो हम ये देखेंगे इसमें कि पहला कि क्या ये कोविड-19 कहता है और अल्टीमेटली क्या इसके फिगर्स हैं। देखो, ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें ना हल्का सा बताया हुआ है कि अगर कोई बच्चा है उसका लो बर्थ वेट आता है तो उसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। वही बच्चा जब चाइल्ड बनता है तो फिर अल्टीमेटली क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। वही बच्चा जब अडल्ट स्टेज में आएगा, जो मतलब दोबारा से आपके एल्डरली स्टेज में जाएगा, तो अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा लो बर्थ वेट का है, अंडर नरिश्ड है, मैल नरिश्ड है, तो अल्टीमेटली उसकी जो पूरी लाइफ है उसमें उसको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। तो ये हल्का सा डायग्राम है, आप इसको एनालाइज करना कि भाई क्या क्या चीज़ें इसको झेलनी पड़ेंगी। चलो, हम लोग करेंगे कि भाई इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं। फाइंडिंग का यही है कि भाई एस्टिमेटेड अराउंड 10 लाख चिल्ड्रन आर सिवियरली अक्यूट मैल नरिश्ड, जितना कि सरकार ने अभी तक नवंबर 2020 तक डेटा इकट्ठा किया है। क्या पता उसके बाद ज़्यादा हो गया हो, क्या पता उसके बाद कम हो गया हो, बट डेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर 2020 का ही है। और अगर की फाइंडिंग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मैल नरिश्ड चिल्ड्रन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें अराउंड 4 लाख चिल्ड्रन आर मैल नरिश्ड। पूरे 10 लाख में से 4 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। और उसके बाद आता है आपका बिहार, जहां पर 2.8 लाख हैं समथिंग। तो अराउंड 6.5 लाख चिल्ड्रन 9.2 में से सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट्स में है। तो कितना ज़्यादा इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मैल नरिशमेंट, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम और स्टेट्स की बात करें जिसमें हम लोग
महाराष्ट्र की भी बात करते हैं, ये 3rd नंबर पर है, यहाँ पर 70,000 बच्चे हैं। यहाँ पर गुजरात 4th नंबर पर है, जिसमें 45,000 चिल्ड्रन हैं मैल नरिश्ड। 5th है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ पर 37,249 बच्चे मैल नरिश्ड हैं। तो इंडिया में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत अर्ली इंटरवेंशन इज नीडेड if you want to increase the nutritional level of that population. And if we talk about the states with no severely malnourished children, undernutrition हो सकता है, but severely जो acute malnourishment है, that is not present in these states. And these states are Ladakh, UT Ladakh, यहाँ पर SAM जो severely acute malnourishment है वो present नहीं है। लद्दाख के साथ लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश ऐसे बच्चे हैं जहां पर कम से कम मैल नरिशमेंट प्रेजेंट है। यहाँ से आपको हल्की सी एनालिसिस प्रोवाइड होती है कि खास करके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर ऐसे स्टेट्स जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है, वहां पर मैल नरिशमेंट की दिक्कत नहीं है ज़्यादा। देयर कैन बी एनी रीज़न, क्या पता यहाँ पर सर्वे ही ना हुआ हो, और क्या पता यहाँ पर जो पूरी आपकी लाइवलीहुड है, जो डाइटरी रूटीन है, वो इतना अच्छा है कि सभी बच्चे हेल्दी हैं, कोई भी उनमें से मैल नरिश्ड नहीं है। बट इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहते हैं कि यहाँ पर जो डाइटरी रूटीन है वो ज़्यादा अच्छा है, दे ईट मोर नेचुरल फूड। तो इसीलिए जो स्टेट सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को कैरी करते हैं वो ध्यान रखने हैं। जो आपके किसी भी स्टेट में मैल नरिशमेंट चिल्ड्रन नहीं है वो आपने हल्का सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कि और न्यूट्रिशन एंड कोविड-19 की वजह से चीज़ें कैसे चेंज हुई। अगर हमें डेटा की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो कि 2015 और 16 में आया था, इसके अनुसार जो अक्यूट मैल न्यूट्रिशन था वो था 7.4%, कि पूरे बच्चों में से सिर्फ 7.4% बच्चे ही अक्यूट मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और अगर हम NFHS 5 की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो कि आपका 1920 में आया था, उसने ये कहा है कि भाई जो 7.4% थे पहले सर्वे में, अब उससे भी नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो दिस इज द सिवियर नेगेटिव impact of COVID-19 on the target of malnutrition in India। तो ये आप हल्का सा ध्यान में रखेंगे। और वाई कोविड रीजन्स इन लोगों ने बताया कि जो कोविड-19 है, इट इज पुशिंग मिलियंस इनटू पॉवर्टी, रिड्यूसिंग इनकम्स ऑफ मेनी मोर एंड डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टिंग द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू malnutrition एंड फूड इनसिक्योरिटीज। क्योंकि कोरोना की वजह से जो इनकम है लोगों की, या तो वो कम हो गई है या फिर उनको जॉब से निकाल ही दिया गया है। तो जो पैसे हैं फूड खरीदने के लिए चाहिए हैं वो पहले ही उनके पास कम थे, अब जॉब चली गई तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इन ऐसे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी वीक थे, उन एरियाज़ में, उन सेक्शंस में सबसे ज़्यादा हमें कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कोविड-19 ने कैसे किया है इस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट। और साथ में क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स काफ़ी बंद थे, तो वहाँ पर जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या फिर मिड डे मील स्कीम है, इम्यूनाइजेशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन है, ये सब चीज़ें भी रुक गई थी। क्योंकि आधे बच्चे स्कूल में जाते हैं फॉर द मिड डे मील स्कीम कि उनको दोपहर में खाना मिल जाएगा, लेकिन जब स्कूल से ही बंद हैं तो फिर ऐसे पुअर बच्चे जो कि स्कूल में खाना खाने के लिए भी आते थे, अब वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए जो मैल न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। जो आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो सप्लीमेंट्री फीडिंग होती थी, खाना मिलता था बच्चों को, अब वो भी बंद हो गए थे। तो इसीलिए बहुत सारे लेवल पर हम लोगों ने कोरोना के नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे, स्पेशली ऑन द नंबर ऑफ मैल नरिश्ड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। साथ में हम ये देखते हैं कि भाई सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं। जैसे आपका पोषण अभियान है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसको हम बोलते हैं, अनीमिया मुक्त भारत अभियान जिसमें जो अनेमिक विमेन है उनको खास करके आयरन की, फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स दी जा रही हैं।
मिड डे मील स्कीम है, ये आपको पता है। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें राइट टू फूड लोगों को प्रोवाइड किया गया था कि अगर आप गरीब हैं तो फिर आपको हम लोग बहुत सस्ते रेट्स पर गेहूं, चावल और दाल प्रोवाइड करवाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्कीम सिर्फ मैंने लिखी हैं, डिटेल में क्यों नहीं बताई हैं, बिकॉज इन स्कीम्स को हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। और अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपने ये चीज़ें रिवाइज करनी है जो हम लोगों ने ये पहले कर रखी हैं। मातृ वंदना योजना हम लोगों ने बहुत डिटेल में कर रखी है। NFSA तो हम लोगों ने 3-4 बार किया हुआ है। मिड डे मील स्कीम, अनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान, ये आप अपने नोट्स में से रिवाइज करेंगे, क्योंकि बार बार करवाने का मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आपने पिछला रिवाइज ही नहीं जब करना तो आप कॉपीज़ के पन्ने पीछे पलटेंगे और साथ में इनको पढ़ेंगे, तभी आपको याद रहेगा कि भाई ये चीज़ पहले न्यूज़ में क्यों थी और अब ये न्यूज़ में क्यों है, एंड देन यू विल बी एबल टू इंटरलिंक दी करंट अफेयर्स। ओके, चलो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें और क्या क्या करना चाहिए, जिसमें हम कुछ सजेशंस देते हैं कि भाई होम बेस्ड एंड फैसिलिटी बेस्ड केयर होनी चाहिए। जो बच्चे हैं उनको घरों पर ही खाना मिलना चाहिए, चाहे स्कूल्स बंद हों, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हों, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, हमें फूड को लेके एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। बिल्ड लिंकेजेस, कि भाई सिर्फ खाने की प्रेजेंस ही ज़रूरी नहीं है, उसकी अफोर्डेबिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, और साथ में जो एक अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि भाई क्योंकि वी बिलोंग टू BPL और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वी हैव राइट टू फूड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको लोगों को बतानी है। तो ये सारी चीज़ें जब होएंगी तभी जाके आप इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की दिक्कत को कम कर पाएंगे। कुछ और बताते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ सैम केसेस, कि भाई जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनको आप सेग्रीगेट कर दो और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दो कि भाई आपका टारगेट ये है कि आप 1 साल में इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो जब आप चीज़ों को सेग्रीगेट कर देंगे तभी जाकर एक रिजल्ट ओरिएंटेशन अप्रोच लगाई जाएगी। देयर शुड बी दिस मेथड। रोल ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, कि भाई अगर आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बच्चों के पास जाएं और अल्टीमेटली उनको एजुकेशन का, न्यूट्रिशन का जो राइट था उनका वो प्रोवाइड करें, है ना। तो ये दैट इज़ वन ऑफ द वे फॉरवर्ड आप कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है रिगार्डिंग द मैल नरिशमेंट, सरकार के क्या क्या प्रोविजन से हैं और अदर सजेशंस यू कैन मेक। चलो, तो ये हम लोगों ने आज 4 टॉपिक्स किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आए हैं या फिर चीज़ें और कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यू कैन मेल, यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मैसेज। कोई डाउट होगा तो बताना, अदरवाइज क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।